Hello students, I am Ratish Kumar and now I am going to discuss sub-part 2 of the chapter The Making of Nationalism. The Making of Nationalism in Europe. So in sub-part 2 we are going to discuss Making of Nationalism in Europe. So as we know that before 18th century or before the first half of 18th century there were kingdoms. In Europe, there were kingdoms and some dynasties were ruling a large part of Europe. And in these dynasties, people from different regions were living, and there were no collective identity among the people. There were no collective identity, and there were different type of patchworks. For example, Habsburg Empire. Habsburg Empire was ruling, and in that some people were from German speaking, some people were from French speaking region, some people were from different language group. So there were no common identity, there were no common historical background, but these dynasties were ruling them. But these scenarios change. तो 1850 के पहले जो जिस तरह का किंगडम था, डायनेस्टीज था वहाँ यूरोप में, तो कोई ऐसा मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. जो ज़्यादातर जो कंट्री आज हम लोग देख रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये सब कोई मॉडर्न स्टेट के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. हैब्सबर्ग एम्पायर या जैसे कुछ और बॉर्बन फैमिली, बॉर्बन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ये सब रूल कर रहे थे यूरोप के बड़े पार्ट पे. और इसमें जो रहने वाला पॉपुलेशन था वो एक नेशन का नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ये लोग वार में जीतते थे और जो टेरिटरी जैसे भी वो मिला लेते थे. तो जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एग्जांपल है, उसमें यूरोप के अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा के लोग उस एम्पायर के पार्ट थे. कहीं से जर्मनी का, कहीं से फ्रांस का, कहीं से पोलैंड का, तो कहीं से अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के लोग इसके पार्ट थे. लेकिन ऑल दीज थिंग्स चेंज आफ्टर 1850. 1850 के बाद ये सारा चीज़ चेंज हो गया और मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया. लेकिन ये मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में को आने में सर्टेन फैक्टर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कुछ फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए और उसमें मेन कुछ फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो एक था न्यू मिडिल क्लास, इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास. जैसे हम लोग ये जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था या उसके बाद भी कुछ हिस्ट्रीज़ में पढ़ा था कि 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक एरिस्टोक्रेसीज वे वेरी पावरफुल सोशल ग्रुप इन यूरोप. पॉलिटिकली एंड सोशली दे वेर वेरी पावरफुल. दे वेर द अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो लैंड ओनर, बड़े बड़े लैंड को ओन करने वाले ग्रुप. तो ये लोग सबसे पावरफुल सोशल ग्रुप थे और इन लोगों के पास सारा लैंड था. और ये आपस में ये लोग किसी भी देश से के हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच एरिस्टोक्रेट, दे वेर लिंक्ड विथ जर्मन एरिस्टोक्रेट और दे वेर लिंक्ड विथ इंग्लिश एरिस्टोक्रेट बाय द वे ऑफ मैरिज, सेटलमेंट और सम अदर वे ऑल्सो. एक दूसरे से अलग अलग सामाजिक इसके कारण एरिस्टोक्रेट मिले हुए थे. उनको किसी कॉमन आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं थी, बस उनकी एक एरिस्टोक्रेटिक आइडेंटिटी थी और इस वजह से उनकी शादी दूर दूर इलाके के किसी दूसरे एरिस्टोक्रेट से हो जाती थी. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्पेशली व्हेन इट बिकेम प्रोमिनेंट इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ईस्टर्न यूरोप में फैला, सेंट्रल यूरोप में फैला 1850 के बाद, तो नाउ ए न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज. एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हो गया जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं. दे वेर एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग न्यू राइट्स, क्लेम्स, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ये लोग वर्किंग क्लास थे जो टाउन्स में रहने वाले थे, शहर में रहने वाले. अब इनको ये पुराना सिस्टम से इनको मतलब नहीं रह गया था, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो इन लोगों के कॉन्सेप्ट में था एक लिबरल सोसाइटी, ए नेशन जिसमें मोनार्की ना हो, एब्सोल्यूटिज्म ना हो, और एक
कॉन्स्टिट्यूशन से वो देश चले जिसमें सबको राइट्स हो, मिडिल क्लास का ये सब डिमांड था। तो ये लोग एक विजुअलाइज करने लगे मॉडर्न नेशन स्टेट बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच पीपल हैव मेजर शेयर। और इनकी ये कॉन्सेप्ट लेते लेते आगे चल करके एक लिबरल नेशनलिज्म में एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर गया। बहुत सारे थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स हुए और ये लोग लिबरल नेशनल्स कहलाते थे, लिबरल नेशनलिज्म। और ये जो लिबरलिस्ट लोग थे इनका मेन एम था कि समाज में जो पुराना एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो जनता को अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार दिलाया जाए और लिबरलिज्म हो, लिबरल हो सोसाइटी, सबको राइट्स हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन में हक मिले। तो एक नया लिबरलिज्म आया और यही लिबरल नेशनलिज्म भी कॉन्सेप्ट बन गया। मतलब कि एक नेशन का ये लोग भी विजुलाइज करने लगे अपने अपने इलाके में जहाँ थे कि ये मेरा नेशन है। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का नेशन, जर्मन स्पीकिंग पीपल का नेशन, ये लोग कल्पना करने लगे। इटालियन स्पीकिंग पीपल, इटली वाले कल्चर का नेशन। तो ये लोग कल्पना करने लगे धीरे धीरे कि हम लोगों का नेशन हो जहाँ पे लिबरलिज्म हो, लिबरल हो जहाँ की सरकार, जहाँ पे जनता को अधिकार मिले। और ये लिबरलिज्म पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे भी और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम ऑन ट्रेड, एक दूसरे मतलब एक नेशन के अंदर कोई भी सामान इधर से उधर जाए तो उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगे, परेशानी नहीं हो, क्योंकि पहले बहुत सारा झमेला होता था, बहुत सारा परेशानी होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटा छोटा प्रिंसिपैलिटीज़ में पूरा यूरोप डिवाइडेड था। आज का अगर जर्मनी देखेंगे तो उस जर्मनी के अंदर काउंटलेस मतलब हज़ारों की संख्या में छोटा छोटा प्रिंसिपैलिटीज़ था, मतलब छोटा छोटा राज्य, छोटा छोटा ज़मींदार टाइप का राजा था जहाँ पे छोटा छोटा राजा, और ऐसे मतलब काउंटलेस थे। अब एक जगह से दूसरी जगह 100 किलोमीटर भी कोई कपड़ा जा रहा है, कोई सामान जा रहा है, तो उसमें हर जगह पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। और वो कस्टम ड्यूटी को में भी इतना झमेला था कि सबका मेज़रमेंट दूसरा, सबका लेवल ऑफ लॉ दूसरा। तो बिजनेसमैन लोगों को, ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और सामान का दाम भी बहुत बढ़ रहा था। तो जो नया लिबरलिस्ट थे वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और एक जब नेशन बन जाएगा तो सारा सामान दूर दूर तक एक ही लॉ में रहेगा, सबका लॉ एक हो जाए, यूनिफिकेशन ऑफ कस्टम लॉ हो जाए। हालांकि नेपोलियन ने कोशिश किया था, उसने 39 कॉन्फेडरेशन बनाया था स्टेट्स का जर्मनी के अंदर, जबकि जो पहले सैकड़ों हज़ारों में था उसको कम किया था 39। लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट लोगों का एम था कि 39 से भी कम करके 2 हो जाए, सिर्फ 2 रहे स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन, और लॉ एकदम सबका 2 ही हो जाए। मतलब ये नहीं कि अलग अलग लॉ, ताकि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स आसानी से हो जाए। तो ये सब दोनों कॉन्सेप्ट लिबरल नेशनलिस्ट लोगों का था। और तो मेन जो जिन लोगों ने रोल प्ले किया, मिडिल क्लास, लिबरल नेशनलिस्ट, और एक नए लोग इससे डेवलप हुए जो रिवोल्यूशनरीज थे। सो वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन दिस बुक, एंड ऑल दीज थिंग्स लेड टू growth of nationalism in Europe. If we will look the map of mid-18th century Europe, there were no nation states as we know them today. Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. तो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वगैरह अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड थे, ड्यूकीज़ में डिवाइडेड थे, कैंटन्स में डिवाइडेड थे, और ये सारे रूलर्स जो है उनका अपना अपना एटोनमस टेरिटरीज़ था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ था, और उसमें जो भी टेरिटरीज़ थे वो लोग डिवाइडेड थे, और उसमें डाइवर्स पीपल रहते थे, अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, और वो लोग उनका अपना एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वो लोग नहीं शेयर करते थे, और उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं था। वो लोग सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, लेकिन उनको एक डायनेस्टी के अंदर में रहना पड़ता था। तो हैब्सबर्ग एम्पायर इसका एग्जाम्पल है। जैसे ये ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल करता था। हैब्सबर्ग एम्पायर क्या था? वो एक पैचवर्क था। पैचवर्क मतलब कि जैसे कपड़ा सिला हुआ रहता है, थोड़ा सा इधर से सी दिए उधर से सी दिए, उस तरह का वो एम्पायर था, जिसमें कि बहुत सारा रीजन और बहुत सारे पीपल उसमें रहते थे, जिसमें अल्पाइन रीजन जो आल्प्स वाला इलाका है, ऑस्ट्रिया के लोग, सुडेंटनलैंड जैसे बोहेमिया वाले लोग, फिर कुछ प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग पीपल, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लम्बार्डी एंड वेनेशिया,
अगर हंगरी में देखेंगे तो आधा पॉपुलेशन उसमें magyار बोलता था, और गैलिशिया में, मतलब ये इतना बड़ा एम्पायर था और इसमें वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन लिव करते थे। और इसमें जैसे कि ये भी हाल था कि जो अरिस्टोक्रेसी थे, जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, वो लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। जैसे गैलिशिया में अरिस्टोक्रेट लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, और वहाँ पे 3 डोमिनेंट ग्रुप था जो कि उस एम्पायर में रहता था। और जो मेजर जो पीजेंट पीपल था, जो मास था पीजेंट पीपल, वो लोग बोहेमियन और स्लोवैक थे, और ये लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग कल्चर था इनका। तो इस तरह का इतना डिफरेंस था कि वहाँ पे सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी नाम का चीज़ ही नहीं था। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो ओनली टाइप बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। तो बस एक ही उन लोगों में समानता था कि उन लोगों का एम्परर एक था, बाकी उन लोग कहीं से भी एक दूसरे से कोई इन लोगों में समानता नहीं था, कॉमननेस नहीं था। तो अब ये नेशनलिज्म और ये नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज कैसे किया? तो ये आइडिया इमर्ज करने के लिए हम लोगों को पहले अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास को समझना पड़ेगा। तो हमने जैसे बताया था कि अरिस्टोक्रेसी क्या होता है। अरिस्टोक्रेसी एक लैंडेड क्लास होता था जिसके पास बहुत सारा ज़मीन होता था, और ये लोग डोमिनेंट क्लास थे कॉन्टिनेंट के, और ये लोग यूनाइटेड थे आपस में। अरिस्टोक्रेट लोग एक दूसरे से यूनाइटेड थे पूरे यूरोप में, चाहे वो कहीं पर भी किसी लैंग्वेज ग्रुप का हो, लेकिन वो लोग एक अरिस्टोक्रेट होने की वजह से एक दूसरे से वो लोग यूनाइटेड रहते थे। जनरली वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे क्योंकि ये इन लोग का डिप्लोमेटिक लैंग्वेज था और हाई सोसाइटी का लैंग्वेज था पूरे यूरोप में, फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये पावरफुल अरिस्टोक्रेसी था। ये लोग बहुत स्मॉल ग्रुप में थे, इनका नंबर बहुत कम था, और इनका जो, लेकिन पूरे यूरोप का मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो था वो किसान था। और पश्चिम वाले यूरोप में जो था उसमें ज़्यादातर छोटा छोटा टीनेंट और स्मॉल ओनर्स था, जो पश्चिमी यूरोप जैसे फ्रांस वाला इलाका। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो जर्मनी और पोलैंड वाला ऐसा इलाका है, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला इलाका, वहाँ पे लैंड होल्डिंग का पैटर्न था। उसमें बड़ा बड़ा वास्ट स्टेट होता था जो कि सर्फ लोग कल्टिवेट करते थे। सर्फ मतलब सर्वेंट टाइप के लोग। तो इसलिए ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में सर्फडम बहुत था, अरिस्टोक्रेसी बहुत पावरफुल था। तो और वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ और ट्रेड जो है बहुत थोड़ा पहले शुरू हो गया, और इस वजह से वहाँ पे टाउन वगैरह डेवलप कर गया वेस्टर्न यूरोप्स वगैरह में। जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के बाद से इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग गया। लेकिन फ्रांस और जर्मनी वगैरह में ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1800 के बाद से हुआ। तो लेकिन ये सब होने के बाद नया सोशल ग्रुप फॉर्म किया जिसको वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बोलते हैं। और मिडिल क्लास इसमें ज़्यादातर कौन लोग थे? जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, मतलब जो पहले अरिस्टोक्रेटिक नहीं थे, ये लोग कॉमन पीपल से निकले थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब धीरे धीरे ग्रो करने लगे। और इसमें एक एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास ग्रो किया जो कि नेशनल यूनिटी के आइडिया को जो एक लेके आया कि एक नेशनल यूनिटी होना चाहिए, एंड एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस इन लोगों का मेन ये था कि मतलब ये पॉपुलैरिटी, ये आइडिया गेन किया कि अरिस्टोक्रेटिक लोगों का, जो अरिस्टोक्रेट लोग का प्रिविलेज है वो ख़त्म किया जाए और एक तरह का नेशन फॉर्म किया जाए। तो ये एक मिडिल क्लास का। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरिस्टोक्रेसी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरिस्टोक्रेसी? एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास and its role in the emergence of idea of nationalism. What do you understand by aristocracy? Explain the emergence of middle class and its role in the emergence of idea of nationalism. What did liberal nationalism stand for? What did liberal nationalism stand फॉर्म? लिबरल नेशनलिज्म किस लिए स्टैंड कर रहे थे? तो ये लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? और ये एक नया आइडिया आया था, लिबरल नेशनलिज्म, मतलब कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि एक नेशन फॉर्म हो जो कि लिबरल आइडियोलॉजी पे हो, जहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी भी हो और इकोनॉमिक लिबर्टी भी हो। और ये सब
ये कॉन्सेप्ट जो आया ये अर्ली 19th सेंचुरी में ये आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म डेवलप्ड अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये लिबरलिज्म एक वर्ड है जिसका रूट है लिबर, मतलब मीनिंग फ्री। और जो नए मिडिल क्लास थे वो लोग उनका था कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो नए वाले जो मिडिल क्लास था उनका यही था कि मतलब इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, मतलब इंडिविजुअल को अपना राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, सारे तरह का राइट्स मिले, फ्रीडम मिले और इक्वालिटी मिले। तो पॉलिटिकली जो है ये एक तरह का इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब कि सरकार जो बने वो कॉन्सेंट से बने, जनता के द्वारा चुना हुआ बने। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से लिबरलिज्म जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी का ख़त्म होना और क्लरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना। जो मतलब अरिस्टोक्रेट और जो क्लरिक्स ग्रुप थे, जो चर्च वगैरह, उनके प्रिविलेज, उनको जो सुविधाएं थी सारी ख़त्म करना और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना जो कि पार्लियामेंट के द्वारा काम करे। मतलब जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सरकार होगी जो जनता चुनेगी और वो संविधान के हिसाब से चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। तो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनवायलेबिलिटी मानना चाह रहे थे कि मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं छीने, सरकार जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं छीने। तो ये सब चीज़ एक नया चीज़ प्रमोट हो रहा था। और इकोनॉमिक स्फेयर में भी लिबरलिज्म जो है इसका मतलब था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब पूरे जितना बड़ा नेशन बन जाए वहाँ पे मार्केट बिल्कुल फ्री हो जाए, सामान इधर से उधर जाने में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। और एक डिमांड था जो मिडिल क्लास का ये सब डिमांड था। और इसमें जैसे कि एग्जांपल था, जैसे मैंने बताया भी था अभी, जर्मन स्पीकिंग रीजन में 19th सेंचुरी तक नेपोलियन ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय करके क्रिएट किया 39 स्टेट्स, 39 स्टेट बनाए। पहले देयर वर काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़, तो बहुत सारा छोटा छोटा राजा लोग था, लेकिन उसको सबको एक करके 39 स्टेट क्रिएट किया। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा था, बाद में डिमांड हुआ कि इसको भी कम कर दिया जाए। और क्योंकि इसकी वजह से परेशानी बहुत होता था, जैसे कि हैम्बर्ग से नूरमबर्ग तक कोई सामान जाने के लिए बहुत सारा 11 कस्टम ड्यूटी से पास करना पड़ता था। और सारे कस्टम बैरियर में अलग अलग तरह का वेट एंड मेजरमेंट होता था, तो जिससे कि कोई भी गुड्स में 5% भी अगर ऐड हो रहा हो तो गुड्स का सामान बहुत बढ़ जाता, मतलब रेट बहुत भाग जाता था, बढ़ जाता था। और मेजरमेंट का भी बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ये सबसे बहुत ऑब्स्टेकल था इकोनॉमिक एक्सचेंज में। तो ये सब चीज़ को देखते हुए इनका डिमांड हुआ कि देयर शुड बी यूनिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी को यूनिफाइड कर देना चाहिए, और ताकि गुड्स, पीपल और कैपिटल का मूवमेंट अच्छा से हो सके। और 1834 में एक कस्टम यूनियन जिसको जोलेवरिन कहते हैं वो फॉर्म्ड हुआ प्रसिया के इनिशिएटिव से। प्रसिया जो एक जर्मनी का एक स्टेट था, एक किंगडम था, प्रसिया किंगडम, उसने इनिशिएटिव करके उसने एक कस्टम यूनियन जर्मनी के लिए फॉर्म किया। जितने भी जर्मन स्टेट्स थे वो लोग का एक यूनियन बन गया। तो ये सब मिला करके एक तरह का नेशन का फीलिंग बढ़ रहा था, कॉन्सेप्ट बढ़ रहा था कि जर्मन नाम का एक नेशन हो। हालांकि अभी तक भी किंगडम ही था। तो ये कस्टम यूनियन ने सारा टैरिफ बैरियर को ख़त्म करके पूरे करेंसीज़ को 30 पहले करेंसी था, मतलब 30 करेंसी था जर्मनी के अंदर, करेंसी जो जिसको हम लोग नोट रुपया बोलते हैं, 30 था, उसमें से सिर्फ 2 कर दिया। और इस तरीक़ा से नेटवर्क का रेलवेज़ का नेटवर्क भी क्रिएट हुआ, इससे भी मोबिलिटी बढ़ा, गुड्स का आना जाना, और नेशनल यूनिफिकेशन इससे होना शुरू हुआ। तो एक तरह का वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। तो एक तरह का इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो वेव शुरू हुआ उससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी बढ़ना शुरू किया और एक न्यू नेशन, मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट फॉर्म किया। So from this discussion we can say that middle class played very important role in bringing the concept of nationalism. And in addition to middle class, a new type of thinker emerged, and they were called liberal nationalists. Liberal nationalism ideology emerged, and
some people were called liberals, or their ideology were called liberalism, and they started demanding for a nation, modern nation based upon liberal principles. So new modern liberal nationalism emerged. So there is a one question also, what do you understand by liberalism? What do you understand by liberalism? How it promoted the idea of nation state. What do you understand by liberalism? How it promoted the idea of nation state. How economic nationalism resulted in creation of modern nation state. How economic nationalism resulted in creation of modern nation state. So this is the question. So now we will discuss the next part, that is new conservatism after 1815. 1815 के बाद एक नया फेज़ डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म, एंड इट डेवलप्ड आफ्टर 1815. Napoleon was bringing nationalism in all part of Europe, but Napoleon was defeated by four powers of Europe. Four monarchies of Europe defeated Napoleon, and these were led by the British monarchy. नेपोलियन तो फ्रेंच को ही लीड कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया, सारा एम्पायर मिल करके नेपोलियन को हराया. बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया, और इसके हारने के बाद 1815 में सारे मोनार्क जो हैं वो एक जगह पे मिले, वियना में. 1815 वियना कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, और इसमें इट वाज लेड बाय ऑस्ट्रियन मैटरनिक. मैटरनिक वाज ऑस्ट्रियन चांसलर, एंड ही वाज लीडिंग द फोर्सेस ऑफ कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कि जो लोग चाह रहे थे कि पुराना सिस्टम फिर से वापस आ जाए, मतलब लिबरलिज्म का जो अपोज करने वाले होते हैं उनको कंजर्वेटिव्स बोलते हैं. सो ए न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्टेड आफ्टर 1815. और ये लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने वन बाय वन जितने भी नेपोलियन ने जितने स्टेट्स में मोनार्की को हटाया था वहाँ पे इन लोगों ने रीइस्टैब्लिश कर दिया मोनार्की को. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फ्रांस ने जो रसिया का जो पार्ट जीता था वहाँ पे उसने लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया था, उस जगह पे रसियन एम्पायर के हाथ में दे दिया गया, कुछ जगह पे ऑस्ट्रियन एम्पायर के हाथ में दे दिया गया. बॉर्बन फैमिली को दोबारा फ्रांस में बैठा दिया गया. बॉर्बन एम्पायर वाज रीइस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस, और बॉर्बन डायनेस्टी का रूल हो गया, और देखते देखते मोनार्की को सभी जगह पे इस्टेब्लिश कर दिया गया. तो ये सब होने से क्या हुआ कि एक दौर आया जिसको बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, और इनका मेन एम था कि जो भी लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसको चेंज करके फिर से मोनार्की को इस्टेब्लिश करो. लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत रिप्रेसिव गवर्नमेंट था, पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दिया गया सभी जगह, और मोनार्क के परमिशन के बिना कोई किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं लोग दे सकता था. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया गया, इक्वालिटी को फिर से ख़त्म कर दिया गया. तो ये एक दौर चला जिसको न्यू कंजर्वेटिज्म कहते हैं. लेकिन हाँ, इसको भी इसके खिलाफ कुछ रिवोल्यूशनरीज़ लोगों ने अपना एक सोसाइटीज़ बनाना शुरू किया जिसको कहते हैं सेक्रेट सोसाइटीज़. और इसमें सम इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज़ जो थे उसमें एक मैज़नी था इटली का, उसने एक सेक्रेट सोसाइटीज़ बनाया, और वो पूरे इलाके के, पूरे यूरोप के बहुत सारे लोगों को वो सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना करके मोनार्क्स के अगेंस्ट, मोनार्की के अगेंस्ट एक आर्मी तैयार करने लगा फाइट करने के लिए. और ये रिवोल्यूशनरीज़ लड़ते गए, और देखते देखते फिर से 1848 से 1850 तक इनकी लड़ाई चलती रही, और इन लोगों ने फाइनली मोनार्कीज़ को डिफीट कर दिया, और रिवोल्यूशनरीज़ लोगों ने फिर से लिबरलिज्म लाया और नेशन स्टेट फॉर्म किया. तो हम लोग बुक में थोड़ा देख लेते हैं. सो डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815,
and European governments were driven by a spirit of conservatism. एक conservatism का spirit आ गया. और what were the beliefs of conservatives? They believe in the traditional institutions of state and society. They believed in established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family. तो ये लोग चाहते थे कि जो भी पुराना मतलब इस्टेब्लिश्ड और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है स्टेट का, सोसाइटी का, उसको फिर से रीइस्टेब्लिश कर दो. जैसे मोनार्की को, चर्च को, सोशल हायरार्की मतलब अरिस्टोक्रेसीज वगैरह को, ये सारे चीज़ को वो फिर से इस्टेब्लिश कर दो. प्रॉपर्टी को, फैमिली को, सब पुराना चीज़ को फिर से वापस ले आओ. और इन लोगों में 1815 में इन लोगों के जो यूरोपियन पावर थे, जिन लोगों ने नेपोलियन को हराया था, जो मोनार्क सब मिलके, जो मोनार्की सब मिलके हराया था, उसमें मेन थे ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया. ये लोग मिल करके नेपोलियन को हराए थे. और ये लोग वियना में मिले. वियना नाम का एक जगह है यूरोप में, और एक सेटलमेंट वहाँ पे हुआ. और एक वहाँ पे एक कांग्रेस ने होस्ट किया. ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिक. तो इसने कांग्रेस को होस्ट किया. कांग्रेस का मतलब सम्मेलन, मीटिंग ऑफ द पीपल, जहाँ पे सभी इकट्ठा होते हैं, सभा. तो ड्यूक मेटरनिक वाज द लीडर, ऑस्ट्रियन चांसलर. और इनके जो डेलीगेट्स हैं उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 साइन किया. ट्रीटी ऑफ वियना. और उसका मेन एम था कि जितना भी चेंज नेपोलियन ने किया था मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, जो जो चेंज हुआ था सबको फिर से हटा दिया जाए और पुराना सिस्टम को वापस कर दिया जाए. जैसे इसमें बॉर्बन डायनेस्टी को वापस फ्रांस में फिर से रिस्टोर कर दिया गया. जिस बॉर्बन डायनेस्टी का लुई 16 था, जिसको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हटा दिया गया था, उसको वापस इन लोगों ने फिर से उस डायनेस्टी को पावर में बैठा दिया. फिर उसके बाद बहुत सारा स्टेट को बनाया गया, जिसमें कि फ्रांस का एक्सपेंशन को ख़त्म किया गया. फ्रांस का जो एम्पायर था उसमें से काट काट के बहुत सारे स्टेट क्रिएट किया गया. फिर उसके बाद किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को दे दिया गया, जिसमें बेल्जियम था, उसको भी फ्रांस का बहुत सारा पार्ट दिया गया. प्रसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर दे दिया गया फ्रांस का. प्रसिया मतलब जो जर्मनी का एक मॉडर्न जर्मनी का एक पार्ट था, वो एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था. ऑस्ट्रिया को भी नॉर्दर्न इटली दे दिया गया. इस तरह से जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था वो 39 स्टेट्स का जो सेट किया था उसको खाली छोड़ दिया गया, जर्मन कॉन्फेडरेशन. बाकी सब चीज़ को चेंज कर दिया. और रसिया को पोलैंड वगैरह दे दिया गया. और इस तरीक़ा से इंटेंशन यही था कि मोनार्की को फिर से ले आया जाए, और नेपोलियन ने जो भी मोनार्की को हटाया था उसको वापस फिर से रीइस्टेब्लिश किया जाए. इसको ही न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर कहते हैं यूरोप का. तो ये जो रेजिम था, कंजर्वेटिव रेजिम, इट वाज ऑटोक्रेटिक एंड दैट डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. वो लोग अपना कोई बुराई आलोचना नहीं स्वीकार करता था. और इन लोगों ने सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया और लॉज लाया कि जो भी न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग, जिसमें भी लिबर्टी का आइडिया है या फ्रीडम का आइडिया है, ऐसा कोई भी गाना, ऐसा कोई भी किताब, ये सारा चीज़ को बैन कर दिया गया. और लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेमोरी अभी भी लिबरल्स लोगों को इंस्पायर कर रहा था. और लिबरल नेशनलिस्ट लोग अभी भी कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के डिमांड करते थे. फिर एक रेवोल्यूशनरीज़ का दौर आया, और ये रेवोल्यूशनरीज़ लोग का मेन एम था कि मोनार्की को हटा देना, फिर से रेवोल्यूशन ला देना. और उन लोगों ने सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया. और ये लोग सारे लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे जो कि सेक्रेट सोसाइटी बनाए थे. और रेवोल्यूशनरीज़ का मेन ये था कि मोनार्की को अपोज करना, और वियना कांग्रेस के बाद जो भी मोनार्की आया है उसको सबको ख़त्म करके वापस नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो लिबर्टी फ्रीडम था उसको दोबारा फिर से ले आना. तो इन लोग चाहते थे कि नेशन स्टेट को क्रिएट करके फ्रीडम का स्ट्रगल, ये लोग के स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का मेन एम था नेशन स्टेट का क्रिएशन. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेवोल्यूशनरी था वो इटालियन रेवोल्यूशनरी गिउसेप मेज़नी था, जो कि 1807 में बॉर्न हुआ था. और वो एक 24 साल का यंग था, और उसको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया था. और लेकिन बाद में वो फाउंड किया एक अंडरग्राउंड सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली.
यंग इटली इन मार्सेलीज में उसने फॉर्म किया, और एक यंग यूरोप बर्न में उन्होंने फॉर्म किया। और उसमें जितना भी लाइक माइंडेड यंग मेन हैं जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, ये सारे स्टेट्स के इसके मेंबर बन गए। और मेजिनी चाहता था कि गॉड का इंटेंशन है कि आदमी नेशन स्टेट फॉर्म करे, यूनाइटेड हो जाए, और इटली जो है वो स्मॉल स्टेट्स का पैचवर्क ना हो करके एक बड़ा सा नेशन स्टेट बने, एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बन जाए। ये मेजिनी का एम था, इटली को एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना। तो लेकिन इससे इटालियन लिबर्टी आएगा, और इसके मॉडल को फॉलो करते हुए सेक्रेट सोसाइटीज़ जर्मनी में भी फॉर्म हुआ, फ्रांस में भी, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। तो मेजिनी का बहुत ज़्यादा मोनार्की को मेजिनी अपोज करता था, और उसके इस प्रिंसिपल्स को, उसके विज़न को देखते हुए कंजर्वेटिव्स लोग काफ़ी मेजिनी से डरते थे। मैटरनिक ने उसको एक बार डिस्क्राइब भी किया था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब कंजर्वेटिव लोगों का सबसे डेंजरस एनिमी मेजिनी है। तो इस तरह के रेवोल्यूशनरीज लोगों ने अपना ये किया। तो अब 2 क्वेश्चन आप लोग लिख लें और ये पार्ट 2 ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 2 ख़त्म हो जाएगा। एक्सप्लेन न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। Explain new conservatism after 1815. How Treaty of Vienna established monarchies again in Europe. How Treaty of Vienna established monarchies again in Europe. And next question is, why revolutionaries founded secret societies after 1815? Why revolutionaries founded secret societies after 1815? What was their aim? What was their aim? Explain the role of Mazzini. Explain the role of Mazzini. So these are the 2 questions. So gradually revolutionaries defeated the monarchies, and finally modern nation state started emerging in all part of Europe. Modern nation state like Germany, Italy, these started emerging after 1850. So now part 2 came to an end, and very soon I will send the next part, that is part 3. So I hope you enjoyed the video. Thank you. All the best.